बच्चों गुड मॉर्निंग। चलो आज हम आपको बताएंगे हमारे जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान, इस बात का संदर्भ। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी तो जानते हैं, रोटी मिल जाती है, लेकिन कपड़ा कितने लोग जानते हैं कपड़ा कैसे बनता है? वो लोग कहेंगे धागा से बनता है। एक प्रश्न उठता है कि धागा कैसे बनता है? आप लोगों ने देखे होंगे जो जितने भी कपड़े हैं, चाहे वो पहनने के कपड़े हो, चाहे ओढ़ने के कपड़े हो, चाहे ऊनी हो, चाहे कंबल हो, कोई भी हो, वो सब बनते धागा से ही हैं। तो आज हम बात करेंगे धागा की, कपड़ा की। और धागा किससे बनता है? धागा बनता है रेशा से। धागा बनता है रेशा से बनता है धागा। तो हम आज बात करने जा रहे हैं रेशा। यहां देखिए मैंने लिखा रेशे क्या होते हैं। रेशे क्या होते हैं? किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों से, चाहे वो प्रकृति से प्राप्त हो या हमने सिंथेसिस किया हो, हमने बनाया हो, किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों से बने पतले पतले तंतु, पतले पतले जो फाइबर्स होते हैं, पतले पतले तंतु को हम रेशा कहते हैं। आप लोगों ने रुई देखी होगी। रुई देखी है तो रुई जो होती है, अगर आप रुई को लें और रुई को देखें ऐसे करके, तो रुई के अंदर भी बहुत महीन महीन क्या होते हैं? रेशा होते हैं। वो फाइबर्स कहलाते हैं, रुई के रेशे। तो उन्हीं रेशों से, रुई से क्या बनता है? धागा बनता है। तो हम उन्हीं की बात करने जा रहे हैं, रुई की रेशे की बातें करेंगे। और भी जहां जहां से वो तंतु प्राप्त होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ये स्रोत जो रेशे हैं वो कहां कहां से प्राप्त होते हैं। तो रेशों के दो प्रमुख स्रोत हैं। रेशों के दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला है पादप स्रोत, यानी कि प्लांट, यानी वो रेशे जो हमें किसी न किसी रूप से पौधों से प्राप्त होते हैं, प्लांट से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पादप स्रोत। और पादप स्रोत का उदाहरण है कपास। कपास आप जानते हो, रुई जो होती है, रुई कपास से मिलती है। तो जो कपास है अर्थात रुई है, वो पादप स्रोत है। दूसरा है जूट। आपने देखा होगा जूट की रस्सी आती हैं, बोरे बनते हैं, तमाम थैले बनते हैं, बहुत सी चीजें हमारे दैनिक जीवन की इसी से आती हैं। वो होते हैं आपके जूट से तैयार होते हैं। तीसरा है नारियल। नारियल आपने देखा होगा, जो नारियल के पेड़ में नारियल लगता है, इसमें महीन महीन रेशे निकलते हैं। उन रेशा से रस्सी बनती है, उन रेशा से पैरदान बनते हैं, और कई जगह पर उसका इस्तेमाल होता है, बेड में पड़ता है। तो वो रेशा हमारा नारियल से प्राप्त होता है। तीसरा है पटसन। तीसरा क्या है? पटसन है तीसरा। और जो पटसन है ये भी हमारा प्लांट रेशा, इसका हमें कम दिखाई देता, लेकिन पटसन का भी बहुत इंडस्ट्रियल और बहुत सारा हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग है। एक ये लिखा है सनई। एक सनई पौधा होता है अरहर जितना बड़ा, जैसे अरहर की खेती होती है इतना बड़ा, तो उसमें जो है उसको सड़ा के उसका जो गूदे वाला हिस्सा निकाल देते हैं, और उसको जो है उससे भी रेशा बनाते हैं, उसकी भी रस्सियां बनती हैं। इनकी प्रोसेसिंग पहले गांव में ज्यादा होती थी। एक प्लांट रेशा जो है यहाँ पे आपको किताब में नहीं मिलेगा, उसकी बात करें अगर हम, तो आप देखते हो जो चारपाई भी नहीं जाती, बांध आता है, तो वो भी रेशा बनाया जाता है। उसके लिए बांध के लिए खास प्रकार का पौधा होता है। उससे जो है, जैसे पतार देखी आपने, उस तरीके का पौधा होता है, और उससे जो है उसको कूट के उसमें रेशे तैयार कर लिए जाते हैं। ये हमारे थे सब पादप स्रोत, अर्थात पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे। दूसरा स्रोत है जंतु स्रोत की बात करेंगे, अर्थात जो एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल यानी पौधों से प्राप्त होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम, जंतु स्रोत की। तो जो जंतु स्रोत है उसमें मुख्य रूप से आपका ऊन और रेशम आता है। ऊन आप देखते हो, जो सर्दी होती तो ऊनी कपड़ा चाहिए होते हैं, आप स्वेटर पहने या आप कंबल ओढ़े, मफलर बांधे, शाल ओढ़े, सब के सब जो है आपके ऊन से तैयार होते हैं। एक इसमें लिखा रेशम। इसकी एक अलग प्रोसेसिंग है। ये एक कीड़े के ऊपर जो वो अपना कवच बनाता है, उससे तैयार किया जाता है। बहुत सुंदर, टिकाऊ और देखने में खूबसूरत लगने वाला
और कैसा शरीर को आराम देने वाला रेशा होता है। इसको इस चैप्टर के बाद में इस आज के वीडियो के बाद में हम चर्चा कर लेंगे कि रेशम की क्या प्रोसेसिंग होती है। तो ये चूंकि दोनों ऊन और रेशम ये दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो ये जंतु रेशे हैं। अब देखिए, आप एक एक की बात करें कि ऊन जो है, रेशम है, ये जो रेशे हैं, सवाल आता है कौन सा इनमें से जंतु रेशा है और कौन सा पादप रेशा है। या इनकी सवाल आता है कि जो पटसन है वो कहां से प्राप्त होता है, या बोरे किससे बनते हैं। इस तरीके के कई सवाल आते हैं। तो ये अधिकतर आप देख रहे हैं ये नेचुरल सोर्स हैं, जो आप देखें प्राकृतिक रेशे हैं। इसके अलावा कुछ कृत्रिम रेशे भी हैं, वो यहाँ पे भी चर्चा नहीं की गई है, जिनसे वस्त्र बनते हैं, जैसे नायलॉन है, तो वो हम उन्हें कृत्रिम तरीके से बना लेते हैं। वो कृत्रिम रेशे की बात बाद में करेंगे। अब हम यहाँ पे जंतु रेशे का पहला जो है ऊन, उसकी बात कर लें। जो ऊन है वो कहाँ से प्राप्त होती है। अगर हमें कपड़ा जानना है, जो हम पहनते हैं उसे जानना है, तो हमें जानना चाहिए कि ये ऊन कहाँ से आई। ऊन के अंदर जो फाइबर लगा है, जो रेशा लगा, आया कहाँ से है। तो ऊन आती याक से, ऊंट से आती, बकरी से आती है, भेड़ से आती है। तो याक एक पहाड़ी क्षेत्र में एक बैल जैसा जानवर होता है, उसमें लंबे लंबे बाल होते हैं और वो बाल बिल्कुल रेशे हैं। उन बाल से जो धागा बनते हैं उनसे हमारी ऊन बनती है। ऐसे ही ऊंट में भी जैसे बाल होते हैं, उनसे भी कुछ रेशे बनाए जाते हैं और उन रेशे से जो है धागे बनते हैं, और धागे से क्या बनते हैं, वस्त्र बनते हैं। तो बकरी, आपने एक सामान्य अपने यहाँ बकरी होती है, तो तुम्हें नहीं लगता होगा कि इसके भी बाल काम आ सकते, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जो बकरियां पाई जाती हैं उनके बड़े बड़े बाल होते हैं। और बाल की इंपॉर्टेंस है शरीर में। बाल उनको सर्दी से बचाने का काम करती है। पहाड़ों पे, वहां पे सर्दी बहुत पड़ती है। जैसे आप जम्मू कश्मीर चले जाएं, हिमाचल प्रदेश में चले जाएं, तो वहां भेड़ों के बड़े बड़े बाल होते हैं। और दो खास प्रकार की भेड़ होती हैं, एक होती है अंगोरा भेड़, दूसरी होती है कश्मीरी भेड़। जिस भेड़ की हम ऊन बनाते हैं, जिस भेड़ के बालों से ऊन बनती है, वही ऊन का नाम देते हैं। आप मफलर लेने जाते हो, स्वेटर लेने कहता अंगूरा का है, ये अंगूरा का है। तो अंगूरा वो भेड़ का जो है, भेड़ के बालों से बनाया हुआ रेशा है, इसलिए वो अंगूरा कहा गया, अंगूरा ऊन कहा गया। और ये बकरी अंगूरा वाली बकरी से बन के तैयार हुआ। दूसरा है कश्मीरी, कहते कश्मीरी साल 5-5, 6-6 हजार की मिल रही है। क्या खास बात है, उसका ऐसा रेशा होता है कि वो बहुत ही आकर्षक, आरामदायक और हल्की सी साल अगर आप ओढ़ के कमरे में बैठ जाएं, आपको सर्दी नहीं लगेगी। वो कश्मीरी बकरी से ऊन प्राप्त की जाती है। और भेड़ के रेशे, यहाँ पे भेड़ लिखा हुआ है, तो जो भेड़ होती है उसकी जो उसके शरीर में बाल होते हैं, उससे भी ऊन बनाई जाती है। उस ऊन से कंबल बनते हैं, कपड़े बनते हैं सर्दी वाले, तो उनका प्रयोग करते हैं। अब बात आई कि जो ऊन इन जानवरों से प्राप्त करनी है हमें, अर्थात उनकी बाल काटने हैं, तो बाल कब काटे जाएं। अगर बाल हमने सर्दियों में काट दिए तो जानवर मर जाएंगे। जब गर्मी होती है तो बाल उन्हें दिक्कत करते हैं, तो उस टाइम उनके बाल काट लिए जाते हैं। तो यहीं पे बात करेंगे कि इनकी कटाई से पहले बता दें, विदेश यानी कि साउथ अमेरिका में दो प्रजातियां ऐसी हैं जानवरों की, एक है लामा, एक है एल्पैका। एल्पैका, इनसे भी ऊन बनती है, बहुत आकर्षक और अच्छी ऊन प्राप्त होती है इनसे। अब हम बात करेंगे जो ऊन प्राप्त है, तो लगता है आपको भेड़ से सीधे सीधे बाल काट लिए और उसके रेशे बन गए, नहीं। एक लंबी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद में हम रेशे प्राप्त कर पाते हैं। क्या प्रक्रिया होती है, कैसे बनती है ऊन, हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो हर प्रकार की भेड़ से अच्छी ऊन नहीं मिलती है। तो पहला है भेड़ पालन एवं प्रजनन, अर्थात हम कैसी भेड़ लें जिससे बढ़िया ऊन प्राप्त हो। तो ऊन का जो पूरी प्रक्रिया, अर्थात भेड़ के बालों से ऊनी धागा बदलना की जो प्रक्रिया है, भेड़ के बाल लिए उससे ऊनी धागा बनाना, इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया गया है ऊन का संसाधन। तो हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ऊन का संसाधन, अर्थात ऊन कैसे बने, संसाधन, ऊन का संसाधन। अब संसाधन के जो चरण है, मैं वो इसको बताने जा रहा हूं। देखिए,
कैसे बनती, तो पहले भेड़ पालन एवं प्रजनन, इसे एक शब्द पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि वर्णात्मक प्रजनन किसे कहते हैं। वर्णात्मक प्रजनन, अब भेड़ अलग अलग प्रकार की भेड़, तो सबसे पहले गुड क्वालिटी जो भेड़ अच्छी प्रकार की ऊन देती हैं उनको हम चयन करें और उन्हीं की वंश वृद्धि करें, उन्हीं भेड़ों के बच्चों को बढ़ाएं आगे, जिससे कि हमें बड़े बड़े बालों वाली अच्छी क्वालिटी की भेड़ प्राप्त हो। जब अच्छी क्वालिटी की भेड़ होगी यानी अच्छे बालों वाली भेड़ होगी तो हमें अच्छी ऊन मिलेगी। तो पहला पॉइंट है इसमें भेड़ पालन एवं प्रजनन, यानी हम ऐसी भेड़ों को बढ़ावा देते हैं जिनसे हमें अच्छी प्रकार की ऊन प्राप्त हो। अब हमने ऊन उनकी काट ली, ऊन कब काटी, सर्दी में या गर्मी में? हम उनकी ऊन काटेंगे गर्मी में, क्योंकि गर्मी में उनको उस ऊन से तकलीफ होती है और हमारा फायदा हो जाता है। तो ऊन काट ली, अब कटाई, देखो लिखा है कि उसके बालों की हमने कटाई कर ली। अब आप सोचोगे शरीर में बाल है या तुम्हारे सिर में बाल है, इनको काटते तो दर्द क्यों नहीं होता है? और तुम्हारे अगर यहाँ पे काटे, मेरे यहाँ चोट लगी बड़ा दर्द हुआ, समझे? अगर आपको कहीं काटे, कहीं सुई चुभोए तो दर्द होगा। आप देखते हो नाखून काटते हैं तब दर्द नहीं होता, बाल काटते हैं तब दर्द नहीं होता। तो भेड़ों के बाल काटते समय क्यों दर्द नहीं होता? ये सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। क्या जो भेड़ के बाल हैं या जो हमारे बाल हैं क्या शरीर का अंग है या नहीं है? दरअसल होता क्या है कि ये बाल जो होते हैं अगर हम खींचेंगे तो देखो दर्द होता है, अगर हम बालों को पकड़ के खींचे तो दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि भी बाल इस शरीर से लगे हुए हैं, वहां पर जिंदा कोशिकाएं हैं और वो शरीर से अटैच हैं। इस तरीके से शरीर है, ये बाल लगा हुआ है शरीर में। अब हम इसे खींचेंगे तो यहाँ पर जो ज्वाइंट है वहां पर जीवित कोशिकाएं हैं और वो एक दूसरे से लगी हुई हैं। तो जीवित कोशिकाओं को खींचोगे तो दर्द होगा। और बाल जो हैं, जो बाल शरीर के बाहर आ जाते हैं, जैसे ये बाल है, इसकी कोशिकाएं मर चुकी होती हैं, तो इनको आप कितना कहीं से काटिएगा आपको दर्द नहीं होगा। ऐसे ही हमारे नाखून होते हैं, आप देखिए जितना लाल लाल नाखून का हिस्सा होता है उसमें खून का संचालन रहता है, उनको काटोगे तो दर्द होगा। और जो गंदे गंदे बाहर एक लेयर निकल आती है नाखून की, अगर आप उसको काट देंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कटाई है, कटाई में दर्द क्यों नहीं होता, ये सवाल पूछा जाता है। कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, आपके जूनियर लेवल के कक्षा 6, 7, 8 उसमें भी आता है। चलो अब एक अगला पॉइंट की बात करते हैं, अभिमार्जन। सवाल आता अभिमार्जन किसे कहते हैं? अभी यहां तक हम पहुंच गए थे, भेड़ पालन किया, भेड़ के बालों की कटाई कर ली। तो भेड़ तुम देखते हो भेड़ कितनी गंदी सी रहती है, मिट्टी में सने हुए हैं, चिकनी लगी है, उसमें है डस्ट लगी हुई है, गर्ता लगी हुई। अब इतनी गंदी संदी जो है भेड़ का हमने ऊन लिया, क्या ऐसे स्वेटर बन जाएगा? नहीं बनेगा स्वेटर ऐसे। उस भेड़ की जो ऊन बनानी, उसके पहले आपको अभिमार्जन करना पड़ेगा। अभिमार्जन, उस जो ऊन आपने उसकी काटी है, बाल काटे हैं, क्या करेंगे उसका, हम उसकी कटाई के बाद में हम उसकी धुलाई करते हैं, उसको साफ करते हैं। तो बड़े बड़े एक मशीन होती है, उसमें डाल के उस तरीके से उसको घुमाया जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए जाते हैं, ऐसे ही उसमें केमिकल डाल के उसकी चिकनाहट दूर करते हैं। उसमें जो ऑयल होता है, डस्ट होता है, यानी कि जो बाल है, बालों की सफाई करना कहलाता है अभिमार्जन। बालों की सफाई करना क्या कहलाता है? अभिमार्जन। तो कटाई हो गई, कटाई के बाद में हमने अभिमार्जन कर लिया, यानी कि उसकी। अब आई बात छटाई। अब कटाई छटाई जल्दी बोलते हैं, कटाई छटाई नहीं, पहले हमने साफ कर लिया, अब साफ करने के बाद में छटाई करेंगे। हम जैसे आलू छांटते हैं तो अच्छे अच्छे आलू अलग, छोटे छोटे अलग, ऐसे ही भेड़ के बालों का होता है कि भेड़ के बाल जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के बाल, लंबे लंबे बाल, उनको अलग अलग करेंगे, क्योंकि हमें धागे बनाने हैं। तो उनकी छटाई कर ली। अब जब छटाई होगी तब होगी कताई। कताई माने अब भेड़ के बालों को लगा करके हम क्या बनाएंगे? वूल तैयार करेंगे, ऊन तैयार करेंगे। यानी ऊन, रेशा से क्या बनाना है? रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है कताई। ये सवाल आता है कताई में क्या होता है? कोई कहता है कताई में वस्त्र बनाए जाते हैं, कोई कहता है कि भेड़ों के बाल साफ करे जाते हैं। नहीं, जो भेड़ों के बाल साफ हो चुके हैं उनसे अब धागा बनाया जाएगा, अर्थात ऊन बनाई जाएगी, वो हो गई आपकी कताई। नेक्स्ट पॉइंट आता है रंगाई। अब आपने ऊन तो सब सफेद सफेद प्राप्त हो गई भेड़ की, अन्य जानवरों की, तो उनकी
रंगाई की जाती है। आप रंग बिरंगे ऊन के रंग बिरंगे स्वेटर पहनते हो, रंग बिरंगे आप मफलर बांधते हो, हैं। ऐसे ही अलग अलग रंग बिरंगी ऊन प्राप्त करने के लिए उसकी रंगाई की जाती है। अलग अलग कलर उसमें डाले जाते हैं जिससे वो बढ़िया सी आकर्षक बन सके। और अब ये लास्ट में लिखा, जब वो इस तरीके से रेसे बन गए तो ऊनी धागा बनाना। अब बिल्कुल तैयारी है। जो ऊन हमारे इस्तेमाल में आती है, यानी कि उसके रेसे बन गए, यहाँ पे मैंने कहा रेसा से धागा बनाना। अब वो धागा ऊन में आपने देखा होगा, उसमें कई 2-3 धागे होते हैं, ऐसे करके लिपट चलते हैं रस्सा जैसे। वो मोटे मोटे इससे ऊन के धागा बनाए जाएंगे, यानी जो ऊन है, जो स्वेटर बिना जाएगा वो बनेगा। तो इस चीज को हम लोग रोज दैनिक जीवन में देखते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं है कि ये प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। बस यहां तक ये आपकी ऊन तैयार हो गई। इस प्रक्रिया में एक काम हो जाता है। जो मजदूर काम करते हैं वो भेड़ के बालों में एक खास प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है, उसे कहते हैं एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। और जो आदमी काम करता है उससे धूल उड़ती है, वो उनकी नाक में चली जाती है, और नाक में जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया पहुंचता है तो एक बहुत खतरनाक बीमारी पैदा कर देता है। कैसी खतरनाक? जो खून से संबंधित है, ब्लड रिलेटेड है, ब्लड डिजीज है, एक बीमारी पैदा होती है और उसे कहते हैं सॉल्टस। सॉल्टस कहते हैं उस बीमारी को। और ये बीमारी इतनी घातक है कि जानलेवा बीमारी होती है। तो एक सवाल आता है एग्जाम में, एंथ्रेक्स नामक बीमारी किससे फैलती है? सवाल उत्तर होगा, भेड़ से फैलती है, जीवाणु से फैलती है, विषाणु से फैलती है। आप उत्तर देंगे जीवाणु से फैलती है। फिर पूछा जाएगा, एक सवाल आता है, एंथ्रेक्स से प्रभावित होते हैं मजदूरों के काम, जो काम करने वाले मजदूरों के फेफड़े, उनका रक्त संबंधी बीमारी है, यानी रक्त संबंधी बीमारी है, फेफड़ा संबंधी बीमारी है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ये ब्लड रिलेटेड बीमारी है। यहां तक आज के इस वीडियो में अभी ऊन आपने पढ़ा है, अभी रह गया आपका रेशम। इसी में आपको आगे बढ़ा के बताएंगे कि रेशम कैसे तैयार होता है। आप रेशमी साड़ी लेने जाइए तो बाजार में नकली साड़ी मिलेगी, असली साड़ी 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो राजा महाराजा होते थे उनके पास वो वस्त्र होते थे। आज भी तैयार होता है। और रेशम, सबसे पहले रेशम की खोज चाइना में हुई, इसे चीन कहते हैं, तो उसकी बात करेंगे। चाइना में रेशम की खोज हुई। आज भी सबसे अच्छा रेशम और सबसे ज्यादा रेशम चीन में तैयार किया जाता है। रेशम कैसे तैयार होता है? इसमें एक खास कीड़े से, एक खास प्रकार का कीट होता है जो सहतूत के पेड़ के पत्तों को खाकर के बड़ा होता है। तो उस प्रक्रिया को अभी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय। आज का इतना ही। रेसे से बस्त तक।